सुन लिए, उन दावों में बहुत सारे सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। मसलन अगर वक्फ बोर्ड को शिकायत दे दी गई थी तो वक्फ बोर्ड ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। एक और जो बड़ी बात है कि कब्र बिकती है, पैसा वक्फ बोर्ड के पास जाता है, और वक्फ बोर्ड किसके अंतर्गत आता है यहाँ पर हम सब जानते हैं, किसी भी राज्य सरकार में जो संबंधित विभाग होता है या मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत आता है। तो क्या यहां पर सवाल सीधे मंत्रालय तक से पूछे जाने चाहिए तत्कालीन सरकार से? कई सवाल इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसके साथ साथ संजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए जो कि शिवसेना के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी भी जुड़ गई है। शिवानी, जरा दावों को एक बार फिर से बताइए, ये दावे क्या किए गए और दावे किस ओर इशारा करते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल बहुत ज़्यादा अहम चेंजेस इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रही है। पहले जहाँ तक सवाल उठ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जो जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट है उनकी परमिशन लगती है, बीएमसी की परमिशन लगती है, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये बताया गया है बाकायदा कि जो ट्रस्टीज़ हैं यानी कि जामा मस्जिद के ट्रस्टीज़, उन्होंने वक्फ बोर्ड जो है उन्हें बाकायदा इसकी कंप्लेंट लिखी थी, चिट्ठी लिखी थी कि किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ऐसे टेररिस्ट फैमिली का, और कहीं ना कहीं एक नई जो चीज़ें हैं उनके कानूनी दायरे से बाहर हट के बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि इसके अंदर आपको बता दें कि ये अगस्त 22 2020 का मामला है। इसके जो बदले में, जैसा कि हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि 1984 के बाद से ट्रस्ट जो है वो किसी भी ज़मीन को, किसी भी कब्र की ज़मीन को किसी एक परिवार या शख्स को नहीं दे सकता, यानी कि वक्फ बोर्ड की मंजूरी में, उनकी निगरानी के अंदर ट्रस्ट को अपने कायदे कानून के बाहर जाना पड़ा और ये जो पूरा एक जमीन है, कब्र का हिस्सा है, उसे देना पड़ा था याकूब मेमन की फैमिली को। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। माइनॉरिटी मिनिस्टर्स भी महाविकास अघाड़ी सरकार के एनसीपी पार्टी के लीडर थे, आपको बता दें, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार इस बात से ज्ञात थी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो ट्रस्ट के लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें धमकी भरे कॉल और उनके ऊपर दबाव आता था, इसीलिए उन्होंने वक्फ बोर्ड को अपनाया। हालांकि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं अभी भी इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं संजय द्विवेदी जी आपके पास आऊं क्योंकि सवाल तो सीधा आप ही से बनता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी से एक लाइन में आपसे आंसर चाहता हूं। राजीव पांडे जी, आप मुझे बताइए, आपको भी लगता है कि तत्कालीन सरकार का इसमें कोई रोल रहा होगा? क्योंकि अभी तक तो जो बातें घूम रही हैं वो कब्रिस्तान कमेटी और उसके अलावा वक्फ बोर्ड तक घूम रही हैं। क्या आप इसमें उस वक्त की तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार की भी भूमिका को तलाश पा रहे हैं? बिल्कुल उनकी भूमिका थी जी। कि अगर आप देखें तो जो सरकार चल रही वो एक तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार। अदरवाइज आप बताइए कि इस देश में एक आतंकी के मजार को और या उसके जो जहां पर उसको दफनाया गया था वो भी कोई एलईडी लाइट लगाता है? आपने देखा कि कुछ दिन पहले औरंगजेब के भी मजार की बात हुई थी। इस सरकार में जो एमबीए की सरकार थी वो तुष्टीकरण नीति, और वे वक्फ बोर्ड के अंदर में है, वक्फ बोर्ड एक मिनिस्टर के अंदर में है, और मिनिस्टर जो है वो पार्ट ऑफ मंत्रिमंडल जो है जो भारत के संविधान के हिसाब से उसके तहत से सरकार गवर्न होती है। तो फाइनल किसका है? आपके यहाँ कोई गलत खबर चलती है तो फाइनली एडिटोरियल बोर्ड की जिम्मेवारी हो जाएगी। एक लाइन में और कहना चाहता हूँ, इसमें दो बातें हैं। एक कि कौन वो लोग हैं जो इनको सजाना चाहते हैं, और दूसरी बात कौन वो लोग हैं जो इनको समर्थन करते हैं। अभी शिवसेना ने कहा कि इनको बॉडी क्यों देगी? अरे आप सरकार में थे और बॉडी देने के लिए हर स्टेट में एक पॉलिसी है कि किस प्रकार से अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं तो दिया जाता है, जम्मू कश्मीर में बदल दिया जाता है जी। अब ये सरकार में भी थे, मतलब देखिए इनकी समझ पर मुझे हंसी आती है। ये सरकार में थे जब बॉडी दिया गया और आज कह रहे हैं इन्होंने बॉडी क्यों दे दी? अरे बॉडी दे दिया किसी को दफनाने के लिए, उस पर एलईडी लाइट लगवा देगी क्या? ठीक है सर, गाड़ी की सरकार। ठीक है सर, बहुत बहुत जल्दी से आप जवाब ले लेते हैं। संजय जी, मुझे एक बात बताइए, जो ट्रस्टीज, जो पूर्व ट्रस्टीज की ओर से खुलासे किए गए, वो खुलासे आप जानते होंगे क्या किए गए? उन खुलासों में इस बात को साफ तौर पर कहा गया कि पैसा दिया जाता था वहां पर कमेटी को ताकि कब्र खरीदी जा सके, और पैसा ना सिर्फ वक्फ बोर्ड तक पहुंचता था बल्कि ऊपर के लोगों तक पहुंचता था। मैं आपके एक बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपके एक बात का जवाब दे रहा हूं जी। पहले तो प्रवक्ता मैं लिखवा दीजिए, मैं प्रवक्ता लिखवा दीजिए, मैं एक बात का जवाब दे रहा हूँ। सर प्रवक्ता आपके बोलने से पहले लिखा जा चुका है, प्रवक्ता लिखा जा चुका है सर, प्लीज आगे कंटिन्यू कीजिए। मेरी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि
2.5 साल पहले किसकी सरकार चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2014 में जनता से क्या वादे किए थे? जनता से वादा किया था कि तो स्विस बैंक का पैसा पूरा आ जाएगा, दूसरा दाऊद जैसे तरीके जो माफिया। सर ये तो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं संजय जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। सॉरी सर, संजय जी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट मुझे मॉडरेट कर लेने दीजिए। एक मिनट संजय जी, प्लीज सुनिए ना। मैं कह रहा हूं कि आप इधर उधर की सारी बातें कीजिए। संजय जी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप इधर उधर की सारी बात कीजिए। सबसे पहला मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। आपकी सत्ता में रहते हुए आप लोगों पर यह आरोप लग रहे हैं कि वक्फ बोर्ड तक पैसा पहुंचाया जाता है, और ना सिर्फ पैसा पहुंचाया जाता है बल्कि धमकी दी जाती है तो उसको समर्थन दिया जाता है। कम से कम ये 2 पूर्व ट्रस्टी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर आरोप आप पर लग रहे हैं। मैं आपकी पूरी बात जवाब दे रहा हूँ। 100 करोड़ रुपए वसूली के तो आरोप लग रहे थे ना, और वसूली करने वाले की सरकार में शामिल हो गए, सरकार बना ली। जो भावना गौरी जिनके ऊपर ईडी की मुकदमा चल रहा है। सर मैं आ रहा हूं एक बार फिर से आपके पास एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। वक्फ बोर्ड पर करप्शन के आरोप लगे थे। नवाब मलिक के मंत्रालय के तहत था वक्फ बोर्ड। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नवाब मलिक इस वक्त कानूनी कार्रवाइयों को झेल रहे हैं। पूर्व ट्रस्टी की दावों के आधार पर ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। पैसों के लेन देन और तमाम चीजों को किया जाता था। हर एक चीज अब दस्तावेजों के रूप में भी सामने आ रही है। लिहाजा टाइम्स नाउ भारत आपको वो दस्तावेज बताएगा। 20 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी। कुछ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या वो चिट्ठी लिखी गई थी। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो शिकायत क्या दर्ज की गई थी। ये शिकायत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा। फिर मैं शिवसेना प्रवक्ता के पास जाता हूं। इसमें अगर आप ये पैरा 2 यहां से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, बड़ा कब्रिस्तान एट मरीन लाइन्स इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट टिल 2016 इट वाज डिफिकल्ट टू गेट एनी ओटा, यानी कि ब्यूरियल स्पेस इसमें कोट किया गया है इन द बड़ा कब्रिस्तान, यानी कि यहां पर 2016 तक कोई भी जगह लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन यहां पर चीजें कुछ इस तरह से हुई कि तमाम जो घटनाक्रम थे वो बदलते हुए नजर आए और याकूब मेमन की जो कब्र थी उसे ग्लोरीफाई तक कर दिया गया। शिवानी, ये जो शिकायत चिट्ठी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, इसमें कौन से बिंदुओं को अंकित किया गया, प्लीज बताइए। देखिए, फिलहाल इस शिकायत बिंदु की अगर बात की जाए तो ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही थी कि ये कानूनी प्रक्रिया के बाहर की चीज़ होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने इस एप्लीकेशन में अपनी कंप्लेंट के अंदर दर्ज कराते हुए कही है कि उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। तीसरी चीज़ ये है कि ना सिर्फ एक बार ये भी हुआ था कि टाइगर मेमन द्वारा तो धमकी उनको आई ही थी, लेकिन इसके साथ साथ याकूब मेमन द्वारा भी कई बार पहले उनके परिवार द्वारा भी किसी तरीके के अन्य कॉल जो है वो किए गए थे। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि किस तरह से डी गैंग के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है इस बात को कहीं ना कहीं तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो पूरी ज़मीन है, जो पूरी लैंड है, वो उनको दी जाए। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह से 2021 में भी याकूब मेमन के एक करीबी दोस्त ने ट्रस्ट को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह से उनकी कब्र है उसको पक्का किया जाए, उसको रीडेवलपमेंट करने की परमिशन मांगी गई थी। हालांकि उसको लेकर भी जो ट्रस्ट है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि इस चीज़ को लेकर वो फिलहाल किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें ना सिर्फ 1 या 2 व्यक्तियों को बल्कि वक्फ बोर्ड को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट्स को, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन, आपको मैं बता दूं एलटी मार्ग वो पुलिस स्टेशन है जो कि फिलहाल इस पूरे प्रकरण को इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। उन्हीं के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं इस पूरे प्रकरण में भी ध्यान दे रहे हैं। और जिस तरह से कई मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये पूरे बाकायदा लेटर लिखे गए थे। आपको बता दें कि इलीगल ट्रांसफर ऑफ ओथा जो उनका जो नंबर था वो और 5 लाख रुपए की कीमत कैश के रूप में आपको बता दें कि वो दी जा रही थी, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि अंजुम AR मेमन मर्चेंट जो है और फेराज AR मर्चेंट जो है वो ओरिजिनली इस चीज़ का ट्रांसफ़र चाहते हैं, उस पर अपना हक चाहते हैं विदाउट फॉलोइंग आर प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यानी कि इस लेटर में साफ लिखा गया है कि इलीगल ट्रांसफ़र करना चाहते थे, 5 लाख रुपए की कैश की डील करना चाहते थे और हमारा जो लॉ है, हमारा जो प्रोसेस है उसके खिलाफ जाकर ये सारी चीज़ें जो है
मेमन परिवार के ये 2 व्यक्ति करवाना चाहते थे। इसी के अंदर आपको अगर बात की जाए, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर डेटेड 2/11/2019, यानी कि 2 तारीख 11 महीने 2 नवंबर 2019 में भी ऐसी कई सारी चिट्ठियां जो हैं वो उन्हें मिली थी, ऐसी कई और रिक्वेस्ट आई थी। यानी कि इसके पहले भी हम देख सकते हैं कि शिकायत की गई, शिवानी, शिकायत की गई, वक्फ बोर्ड की ओर से एक्शन नहीं लिया गया। मैं संजय जी आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज बताता हूं, आप इत्मीनान से सुनकर जवाब दीजिएगा। मामला शुरू होता है तब जब डी कंपनी से किसी का फोन आता है, ये ट्रस्टी उस चीज के लिए डिनाई कर देते हैं, लेकिन उनका फोन आता है, पैसे की पेशकश की जाती है, कुछ कब्रगाहों को खरीदने की बात कही जाती है, वो खरीद पाते या नहीं खरीद पाते वो मामला अलग है, लेकिन शिकायत पहुंच जाती है वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन वक्फ बोर्ड कुछ नहीं करता। और होता क्या है, आखिर में एक आतंकी की कब्र को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, ब्यूटीफाई कर दिया जाता है। सर आप जवाब देंगे आपकी ये कैसे हुआ, और वो भी तब जब आप सत्ता में बैठे हुए थे? नहीं, मैं सब बातों का आपको जवाब दे दूं, पर सुनने का ध्यान रख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि डी कंपनी का दाऊद से लेके पूरी डी कंपनी भारतीय जेलों में होगी। क्या हुआ? स्विच बैंक से पैसा आ जाए, क्या हुआ? जो ये जो आरोप संजय जी, इससे साफ पता चलता है आप जवाबों से भाग रहे हैं। सर सवाल बहुत सीधा है, वक्फ बोर्ड जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आता है, क्या उस तक पैसा पहुंचा? और अगर वक्फ बोर्ड तक पैसा पहुंचा तो किसकी शय पर पहुंचा? सवाल सीधे तौर पर ये, आप भागिए मत सर, आप शुरू से जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए सर। संजय द्विवेदी जी, आप अगर जवाब नहीं देंगे मैं आपको ऐसे बोलने नहीं दूंगा, आप जवाब दीजिए सर। आप दूसरों पर आरोप लगाकर अपने ऊपर लगे आरोपों को नहीं धो पाएंगे। बीजेपी वाला सवाल मैं बीजेपी से नहीं लूंगा, आप मॉडरेटर मत बनिए, आप जवाब दीजिए। वक्फ बोर्ड तक कैसे पैसा पहुंचा, पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो गया? जिस चीज की मांग रखी गई थी डी कंपनी की ओर से, वो आखिरकार आपके शासनकाल में कैसे हुआ? सर सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, मैं आपको बोलने दूंगा। सीधा जवाब बोलने तो मैं सीधा जवाब दूं तो सर आप जवाब तो दीजिए। 2019 में सरकार किसकी रही? भारतीय जनता पार्टी की। शिकायत की गई 2016 में, जिम्मेदार कौन है? क्या सर जो मैं चिट्ठी बता रहा हूं आपको अगस्त 2020 की है। सर सुनिए, जो चिट्ठी मैं बता रहा हूं जिसमें शिकायत की गई वक्फ बोर्ड को, वो 2020 की है। सर अपना नॉलेज दुरुस्त कीजिए, ये चिट्ठी 2020 की है। संजय जी चिट्ठी 2020 की है, अपना नॉलेज दुरुस्त कीजिए सर। आपके सत्ता में रहते हुए शिकायत की गई थी। क्या आपके मंत्री वक्फ बोर्ड को यह इजाजत दे रहे थे कि जो डी कंपनी चाहती थी सीमा पार से बैठे हुए वो हो जाए, और वो हुआ आखिरकार? याकूब मेमन की जो कब्र थी उसको ब्यूटीफाई किया गया सर, किसकी शय थी? किसकी शय थी सर? सवाल सीधा है। डी कंपनी को लगी ना, कोई सरकार नहीं दे सकती है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन जो लचीलापन भारतीय जनता पार्टी का है वो सबसे बड़ा। सर देखिए सुनिए, आप प्रवक्ता होंगे सर, आप प्रवक्ता होंगे, लेकिन सिर्फ एक पार्टी का नाम ले लेकर कुछ भी कह देना वो नहीं चलेगा सर। ये नेशनल चैनल है, यहाँ टू द पॉइंट बात होती है। टू द पॉइंट सवाल ये है कि आपके सत्ता में रहते हुए वक्फ बोर्ड ने कैसे इजाजत दे दी? इजाजत दी या नहीं दी? सर ये तो बताइए, इजाजत दी या नहीं दी? जो संबंधित मंत्री थे उन्होंने क्या किया? सर आप जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप सुने तो पहले, आप जवाब नहीं दे पा रहे सर, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने, बताइए मुझको आप। 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है, इन्होंने क्या किया? संजय जी एक मिनट सुनिए, क्या होता है सर होता क्या है सुनिए, संजय जी सुनिए, होता क्या है कभी कभी, सुनिए सर, संजय जी मेरी बात सुनिए। होता क्या है, कभी कभी हम चीजों को देर से समझते हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, सत्ता में आप थे, चिट्ठी 2020 में अगस्त में लिखी गई, सत्ता में आप थे, वक्फ बोर्ड आपके मंत्रालय के अधीन आता था। अब मुझे जवाब दीजिए कि जब आपके अंतर्गत ये सब कुछ आता था तो वो कैसे हो गया जो डी कंपनी के गुर्गे सीमा के उस पार से बैठकर चाहते थे? याकूब मेमन की उस कब्र को कैसे ग्लोरीफाई कर दिया गया? सवाल बहुत सीधा सा सर। प्रधानमंत्री जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, आप जबरदस्ती। अरे सर वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, सीमा पार से अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन आप मुझे यह जवाब दीजिए कि आप सत्ता में बैठे थे, कैसे ग्लोरीफाई कर दिया गया? एक आतंकी की कब्र को ग्लोरीफाई ब्यूटीफाई कैसे किया गया? सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी इसकी। राजीव पांडे साहब ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये 2014 में क्या कहा पीएम ने, उसके बाद क्या होना है, ये सब पर बात करेंगे, अपने ऊपर जवाब नहीं देंगे।
नहीं, मेरा क्या कहना है, संजय जी को आपने बहुत समय दिया, मैं 30 सेकंड में 2 बातें कहना चाहता हूँ। Please. जो आपने सवाल उठाया, जो आपने अभी कुछ देर पहले, कि ये जो मंत्रालय था ये नवाब मलिक के तहत था। अब आप देखिए कि नवाब मलिक का जो रिलेशन दाऊद गैंग से है वो आज का नहीं है। अभी जो वो जेल में है वो भी किस आरोप पे है? मैं संजय जी को बताना चाहता हूं कि वो इस आरोप पे है कि 93 ब्लास्ट में जो एक्यूज लोग थे, जो इंडिया से भाग गए, जिनकी जमीन सरकार लॉ के हिसाब से कैप्चर करके बेचती है, ऑक्शन करती है। दाऊद इब्राहिम की 2-3 प्रॉपर्टी ऑक्शन हुई, लेकिन एक प्रॉपर्टी को नवाब मलिक ने खरीद करके बचाने का काम किया, और उस बचाने के चक्कर में आजकल जेल में है। ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि नवाब मलिक का जो रिलेशन था दाऊद गैंग से, दाऊद के परिवार से, मैं गैंग नहीं कहूंगा, परिवार से उन्होंने खरीदा, और उस व्यक्ति को जी संजय जी की सरकार ने अपने यहां कैबिनेट मिनिस्टर दिया। ये वही लोग हैं जो याकूब मेनन के जब जनाजे की जो भीड़ थी ना, ठीक है, उस भीड़ को अरेंज करने वाले ये लोग। संजय जी अब बताइए, चूंकि आपके संबंधित विभाग के मंत्री खुद जेल में, अब आप बताइए कैसे ये सवाल ना पूछा जाए कि आप डी कंपनी से या उसके कहे मुताबिक जो तमाम चीजें हुई उससे संबंध नहीं रखते थे। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, आप बात ही पूरी नहीं होने दे रहे। सर आप टू द पॉइंट बात कीजिए, मैं बहुत इत्मीनान से सुनूंगा आपको। ये जमीन कब खरीदी गई? 2008 में। 2019 तक सरकार किसकी रही? सर नवाब मलिक मुद्दा नहीं है, सर नवाब मलिक मुद्दा नहीं है। ब्यूटिफिकेशन कैसे हुआ याकूब मेमन की कब्र का, वो बताइए। 2014 में एनसीपीसी की समर्थन सरकार किसने बनाई थी? संजय द्विवेदी, 80 घंटे सरकार संजय द्विवेदी, नवाब मलिक मुद्दा नहीं है सर। सर सुनिए, नवाब मलिक मुद्दा नहीं है, मुद्दा ब्यूटिफिकेशन है कब्र का, मुद्दा ब्यूटिफिकेशन है, उसमें हो रहा भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहे हैं। प्लीज जवाब दीजिए उस पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को रोकना चाहिए था। सर आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं सर। अरे मैंने ये पता चलता आपके पास जवाब नहीं है। 2014 में एनसीपी से गठबंधन करने सरकार बनाई थी, समझ नहीं आ रहा था, तब समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताने की तब नवाब मलिक के संबंध आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। नहीं तब नहीं दिखाई पड़ रहा था। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि नवाब मलिक पर ये आरोप लग रहा है। आज आप नवाब मलिक का आरोप लगा रहे हैं और शिवसेना का आरोप लगा रहे हैं। अरे आपकी सरकार ने नवाब मलिक को बनाया ना, क्या एक्शन लिया आपने? वोट के नहीं आपने क्या एक्शन लिया? बात बता देता हूँ इस चैनल पर। इस केस आपने क्या एक्शन में करप्शन हुआ है, इस केस में भी जेल जाएंगे नवाब मलिक। क्या एक्शन लिया मुझे बताइए, मुझे बताइए क्या एक्शन लिया आपने? ठीक है, एक मिनट राजीव जी, आप सुनिए। राजीव जी एक मिनट संजय जी सुनिए तो सही मेरी बात। इधर उधर की बातें करके क्या फायदा, ये बताइए शामियाना क्यों लूटा? आप मुझे ये बताइए ना सर, वो कैसे हो गया जो डी गैंग चाहता था पाकिस्तान में बैठ के, वो कैसे हो गया आपके शासनकाल में? सवाल मेरा सीधा सा है सर, मैं पूछता रहूंगा बार बार जब तक आप जवाब नहीं दे देते। सुनिए सर, क्या होता है ना, बता रहा हूं ना आपको। तो बताइए ना सर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि शिवसेना संगठन का महागाड़ी सरकार का कोई डी कंपनी संबंध नहीं है। ठीक है, सिर्फ हवा बोर्ड अपना एक अलग होता है, बोर्ड का अलग अपना पैनल होता है, तो उसमें महाविकास और 2.5 महीने सर वक्फ बोर्ड को संचालित कौन करता है सर? वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है? सरकार वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है सर? क्या किया संजय जी, वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है? सुनिए तो सर, हर बॉडी की जवाबदेही होती है किसी न किसी को। भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे महाराष्ट्र चल रही है, इन्होंने क्या किया मुझे बता दीजिए आप। नहीं अरे संजय द्विवेदी जी, फिर आप बीजेपी पे चले गए। सवाल आपसे सुनिए, मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगा। सर एक मिनट राजीव जी, ये ऐसे सवालों से भाग नहीं पाएंगे। नहीं, ये टाइम्स ऑफ नवभारत पर नहीं होगा। संजय जी प्लीज आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देता रहा हूं, आप सुनना चाहता हूं ना। क्या जवाब दे रहे हैं? आप बीजेपी पे बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। 3 महीने की गवर्नमेंट चल रही है, चलिए इन पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? बोर्ड में उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? क्यों टाले हुए भाई? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद भाई, अब जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जो दावे किए गए पूर्व ट्रस्टीज की ओर से इस पूरे मामले में, वो ये बताते हैं कि कैसे वक्फ बोर्ड तक पैसे पहुंचाए जाते रहे होंगे और आखिरकार इस मामले में हुआ क्या। जो सीमा पार से बैठे हुए डी गैंग के गुर्गे चाहते थे, यानी कि इस कब्र को ग्लोरीफाई किया गया, इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए?
देखिए, आज तो सारे सबूत भी सामने आ चुके हैं कि किस प्रकार से एनडीए सरकार की, उद्धव सेना की किस प्रकार से हमदर्दी और आतंकियों के लिए थी, किस प्रकार से आतंकियों का महिमा मंडन करने के लिए वो उतावले थे। और जो कनेक्शन है याकूब मेमन की कब्र का अघाड़ी से, वो तो पूरा नवभारत ने अभी डाल दिया है तस्वीरों के माध्यम से, कागजों के माध्यम से। अब नवाब मलिक का भी किस प्रकार से इसमें रोल है वो भी सामने आ चुका है। असलम शेख के साथ क्या कनेक्शन है वो भी सामने आ चुका। केवल यही नहीं, असलम शेख ने तो याकूब मेमन के लिए पैरवी की थी, उसको मंत्री बनाने का काम किया गया। नवाब मलिक तो खुद दाऊद इब्राहिम के साथ लिंक के लिए आज जेल की सलाखों के पीछे है, उसको मंत्री बनाए रखा था। तो ये कांग्रेस और उद्धव सेना का आतंकी प्रेम है जिसका सबूत आज सामने निकल कर आया जी। लेकिन शहजाद भाई, इसमें अगर सवाल शिवसेना से पूछे जा रहे हैं तो उनका एक पहलू ये भी है जो कल आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर आप लोग उस वक्त केंद्र सरकार में थे तो कैसे इजाजत दे दी गई कि आप लोग इसके कब्र बनवाइए, आपने समुद्र में बहा क्यों नहीं दिया उसकी डेड बॉडी को? देखिए, भारत में जो कानून और जो नियम कायदे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा दी थी, मौत की सजा, जो सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद सजा देने के बाद चीजें बताता है, उसी हिसाब से देश को कार्य करना पड़ता है, सरकार को कार्य करना पड़ता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप याकूब मेमन के कब्र को या मजार को जो है उसको बहुत सौंदर्यीकरण करके उसको एक स्थल बना देंगे, उस पे वहां पर जाकर उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। एक कब्र देना, कब्र की जगह देना जो नियम कानून के हिसाब से देना होता है, ये एक बात होती है, परंतु उसका महिमा मंडन करना, उसकी सजावट करना, उसको ब्यूटीफाई करना, उसको यूनिजाइज करना और आतंकियों को जैसे कि वो एक आतंकी नहीं कोई शहीद हो उस प्रकार से उसका स्मारक बनाना, ये किसी ने नहीं कहा था, ये एनडीए सरकार ने किया। ठीक है शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे बातचीत होती रहेगी। शिवानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवानी, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है और जो ट्रस्टीज के खुलासे पूर्व ट्रस्टीज के, वो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले की हो ना हो जानकारी तो होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आता है। नवाब मलिक मंत्री थे, हालांकि अभी जेल में हैं। तो अगर महाराष्ट्र सरकार को यह जानकारी थी या उनके किसी एक मंत्री को जानकारी थी, तो इस तरह की चीजों को होते हुए देखकर आंखें बंद कर लेना मतलब आप गुनहगार में समानता की भागीदारी रखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन भी दर्शकों तक पहुँचना जरूरी है। जो डेट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि 2019 में किसकी सरकार थी, 2020 में किसकी सरकार थी, तो यहाँ पर जो कंप्लेंट लेटर दिया गया है 2020 के अंदर, उसमें ये मेंशन किया गया है कि पहली भी रिक्वेस्ट यानी कि पहले भी जो प्रेशर है डी गैंग के मेंबर मेमन की फैमिली द्वारा 2019 में किया गया था, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ना कि बोर्ड के मेंबर्स ने इसे एक्सेप्ट किया था। और जब 2020 में सिलसिलेवार तरीके से ये जो कॉल्स हैं, ये जो धमकी है, ये जो प्रेशर है, ये और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, उसके बाद ये जो पत्र है 2020 में वक्फ बोर्ड को लिखा गया। और वक्फ बोर्ड के अंदर भी एक ऐसी मीटिंग होती है जिसके अंदर कई सारे मेंबर्स जो थे वो शामिल नहीं होते हैं, ये भी बाकायदा डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो साफ तौर पर ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि धमकियां का जो सिलसिला था वो पहले से आ रहा था, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, लेकिन 20 के अंदर खुद इस चीज को ऑफिशियली ले जाकर वक्फ बोर्ड तक कंप्लेंट पहुंचाई गई थी। हालांकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड वो अथॉरिटी है जो कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि महाविकास अघाड़ी सरकार के भीतर एनसीपी के जो मिनिस्टर नवाब मलिक थे उनके अंडर आती थी। शिवानी, इसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज ये है, शिवानी ये जानकारी के तौर पर दर्शकों को भी बताइएगा, फिर मैं गेस्ट का रुख करूंगा। दरअसल इसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज ये है कि 2019 में भले ही शिकायत की गई हो, लेकिन वो बना कब जाकर, किसके शासनकाल में जाकर? शिकायतें हो रही थी, सरकार उस पर तमाम एक्शंस ले रही थी, नहीं बन पाया, लेकिन आखिरकार कौन सत्ता में था तो बन गया। बिल्कुल, देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो कोई ऑफिशियल कंप्लेंट वक्फ बोर्ड को नहीं गई थी। ये धमकी आई थी उन्हें 2019 के अंदर ट्रस्ट को कि अब ये जो कब्र है उसे पक्का किया जाए, उसको ब्यूटीफाई किया जाए। हालांकि उसकी जो कंप्लेंट थी वो 2020 में गई, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से चीजें आ रही थी। और जिस तरह से हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाई है कि 7 से 8 महीने पहले ही जो ये दीवार है, जो ब्यूटिफिकेशन है वो हुआ है, और उस वक्त सरकार महाविकास अघाड़ी सरकार की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम्स नाउ नवभारत में इस पूरे मामले की एक एक परत, एक एक पहलू को अपने दर्शकों के सामने बहुत स्पष्टता के साथ रखा है। हमने ये भी बताया कि वहां पर पहले क्या था, हमने ये भी बताया कि दीवार कितनी ऊंची थी और कैसे वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया। लेकिन संजय जी,
देखिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होकर अगर आप उसे टीवी पर बैठकर रिप्रेजेंट करते हैं तो सर पूरा देश आपको सुन रहा होता है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टू द पॉइंट बात करें। सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, टू द पॉइंट बात करें आप, नहीं तो इससे आप अपनी पार्टी की छवि को धूमिल करेंगे। सर सवाल सीधा है सर सवाल बहुत सीधा है। सुनिए सर, सवाल मेरा सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप इधर उधर की बातें करने लगे। क्या इस तरह की कार्रवाई चल रही है? सर मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए। सवाल बहुत सिंपल सा है। शहजाद पूनावाला जुड़े, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने एक ही चीज पूछी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। नवाब मलिक के संबंध निकले दाऊद की फैमिली के साथ, उनकी जमीनों को लेकर उन पर आरोप लगे, अब वो सलाखों के पीछे हैं। फिर एक ऐसा मामला सामने आ गया जहां पर सीमा पार से डी गैंग के लोग धमकी दे रहे थे और आखिरकार हुआ वो जो डी गैंग के लोग चाहते थे। तो बीजेपी ये सवाल सीधा आपसे उठा रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप उस संबंधित विभाग के मंत्री थे तो क्या जानबूझकर आपने एज दिया? नहीं, बीजेपी तो सवाल उठाएगी उनसे, उनको सब। लेकिन ये मुझे बता दीजिए आप, डी कंपनी का आ रहा था, किसका आ रहा था? कहीं कोई शिकायत की गई भाई? किसी थाने में शिकायत की गई? बोर्ड की जो हो रहा था, मॉडिफिकेशन हो रहा था, उसकी शिकायत कहीं की गई? सरकार से शिकायत की गई? अगर सरकार शिकायत की, दिखाइए कागज। तब अब नवाब मलिक को जबरदस्ती आप जोड़ देंगे, मानी जो मंत्री थे उनको जबरदस्ती आप जोड़ देंगे। उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने का हक तो पूरे देश को है भाई। जब हम पहले जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। सर नवाब मलिक मुद्दा नहीं है के बाद संजय जी, नवाब मलिक मुद्दा नहीं है। नवाब मलिक का नाम इसलिए, सुनिए सर, नवाब मलिक का नाम इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनके पास था और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है वक्फ बोर्ड। नवाब मलिक मुद्दा नहीं है सर, आप पढ़ के नहीं आए तो इधर उधर की बातें मत कीजिए। नहीं, नवाब मलिक मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। कौन बना? सर मैंने बताया ना संबंध क्या है, मैंने बताया ना सर। वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है? अल्पसंख्यक विभाग के अंदर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। नहीं, जमीन खरीदने अधिकार का देश से किसी नागरिक को नहीं है। सर जमीन पे जिस दिन डिबेट करेंगे आपको बुलाएंगे। जमीन पे जिस दिन डिबेट करेंगे बुलाएंगे। सर कब्र पर बात हो रही है सर, आतंकी की कब्र पर बात हो रही है सर, आतंकी की कब्र पर बात हो रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है जो पूरा देश जानना चाहता है कि सत्ता में आप बैठे थे, सत्ता में बैठे थे तो शिकायत भी पहुंची, लेकिन शिकायत के बावजूद कुछ कर नहीं पाए। शिकायत नहीं पहुंची ना, मंत्री के पास शिकायत नहीं पहुंची, मंत्रालय में शिकायत नहीं पहुंची, मंत्रालय में शिकायत पहुंचती है। सर वक्फ बोर्ड तो आपके अधीन था ना, वक्फ बोर्ड तो आपके अधीन था ना। वक्फ बोर्ड जो है अधीन होने के बाद भी वो अपने पूरे देश अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, अपने हिसाब से काम करता है। आप वक्फ बोर्ड के तमाम उदाहरण देख लीजिए, मौजूद नहीं तो अरे सर अगर वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से काम करेगा तो मंत्री जी क्या करेंगे? और वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से काम करके क्या आतंकी को ग्लोरीफाई कर देगा क्या? गजब बात कर रहे हैं आप भी। नहीं कौन करेगा देख रेख? नहीं कौन करेगा सर? आप पल्ला झाड़ रहे हैं, बचाने के लिए कुछ भी मत बोलिए सर, तकनीकी बिंदुओं पर बात कीजिए। तकनीकी बिंदु पे बात कर रहा हूं ना। अगर वक्फ बोर्ड के पास शिकायत पहुंची थी तो वक्फ बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए था ना, या पैसे खाकर वहां पर कब्र को ग्लोरीफाई कर दिया जाएगा, ब्यूटीफाई कर दिया जाएगा। बोर्ड मंत्रालय में शिकायत की राजीव जी? संज्ञान में बात लाया? देखिए मेरा कहना है कि पहले तो ये बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड तक गई और मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो फिर मंत्री थे ही वहां की, पहली बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से पढ़ते आपके चैनल ने इस परत को खोला है, परत दर परत खुलता हुआ जा रहा है, तो इसमें यह भी निकल करके आएगा कि ये जो ब्यूटिफिकेशन था, जब वक्फ बोर्ड के पास एप्लीकेशन गया तो ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। बिल्कुल ऊपर से आया कि नहीं इंस्ट्रक्शन, ये भी निकल करके आपका चैनल लाएगा। आप नोटिंग भी हो सकता है कि कल को निकल करके आ जाए। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि इस केस में दो बातें, मैं अपनी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से मैं चाहूंगा इसकी डिटेल्ड इंक्वायरी हो। अभी एलईडी लाइट तो हटा दिया है उस टेररिस्ट के कब्र से, इसकी डिटेल इंक्वायरी हो कि ये कहां से इग्नाइट हुआ, किन लोगों का इसमें रोल था। और दो जो आपके चैनल पर आकर के दो लोगों ने जो बात कही है कि हमें धमकी मिली थी, तो इसमें टेरर का लिंक है, इसमें दो, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक है क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन है, और टेरर का लिंक है क्योंकि टेररिस्ट लोग धमकी देते हैं। अब मुझे एक लास्ट लाइन